तो बोले कि कितने जल्दी पीएचडी कंप्लीट हो जाता है, कितना टाइम लगता है, राइट? ये क्वेश्चन। सर। हाँ जी। हेलो। यस यस प्लीज। यस। सर ये कैसे पता चले कौन से पेपर में कितने मार्क है? हमारे टोटल 172 है, पर कौन से पेपर में कितने हैं आई डोंट नो हाउ टू चेक दिस। सी वो तो आप आंसर की से चेक करना पड़ेगा, आपकी जो आंसर की आई थी ना। और अभी उन्होंने फाइनल जो मैंने चेक ही नहीं की। सर मैंने आंसर की चेक ही नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं। मुझे इतना पता था कि मेरा नेट शायद होने वाला है, बस मैं आंसर की कभी देखती ही नहीं। नहीं नहीं, यही तो गलती करना। आंसर की आप चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सी यूनिट का कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर दिए हैं, कौन सा सही है? एनालिसिस कैसे होगा मैं हर बार सर पेपर दे के ऐसे ही रिजल्ट की राह देखती हूँ, कुछ नहीं करती, बस रिजल्ट में ही देखती हूँ। यही आप पूरे साल पढ़ेंगे, अगर आप पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा आपने पूरे साल क्या पढ़ा था और क्या आंसर दिए। हाँ वो है, पर पता नहीं, मैं पेपर में जैसे तैसे सब कुछ ठीक करके आई थी। तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि मेरे 190 आएंगे, पर 172 हुए। अब ये जो आपके 172 हुए हैं, बाकी जो 18 नंबर है वो कैसे पता चलेगा आपको कहाँ पर कम हो गए? इसलिए बोलते हैं कि आंसर की हाँ। डाउनलोड कर लीजिए। उसको एक एक क्वेश्चन पढ़िए, कहाँ गलती है, क्या कितने सही है कितने गलत हैं, गलत क्यों है, कौन कौन सी यूनिट से आ रहे हैं जो गलती कर रहे हैं आप लोग, उनको पढ़ना होता है। वही पेपर एनालिसिस कहलाता है। आप हाँ। पेपर छोड़ दीजिए, आप एग्जाम दे के हाँ आगे सोचेंगे तो कैसे होगा? यही गलती करते हैं मुझे स्टूडेंट। बस यही था कि नेट इस बार नेट हो जाएगा। जेआरएफ का तो डाउट था कि पता नहीं क्या होगा। नेट का तो मुझे भी था कि हो जाएगा, तो कट टू कट हो गए मुझे। वही दिक्कत है, इसलिए बोलते हैं पेपर डाउनलोड कर लिया करिए अपना, जो भी आंसर की है उसके बाद कभी चेक करना है तो चेक करते रहिए। सर अभी दिसंबर में एग्जाम डेट नहीं आई है ना? दिसंबर में कब होगी एग्जाम? नहीं नहीं, अभी उसका कुछ डेट नहीं आया है। अभी तो नोटिफिकेशन जारी करेंगे वो लोग, बताएंगे तो। डेट तो तब आएगा ना, पहले एडमिशन ओके सर। अ, अभी तो नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद डेट आएगा फॉर्म, हाँ। है ना? ओके, ठीक है। अब मुझे जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है इसीलिए। हाँ हाँ, जब आएगा तो मैं बता दूंगा ग्रुप के अंदर। क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। जी हाँ। सर। हाँ सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन एक था कि कितने साल में आप कितने साल में पीएचडी होता है? देखो ये डिपेंड करता है आपका टॉपिक। अगर लेंदी होगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा हो गया आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि आप किसके अंडर काम कर रहे हैं। कुछ प्रोफेसर जबरदस्ती खींचते हैं कि भाई दो चार एक आध साल और एक्स्ट्रा काम कर लो, मतलब कुछ ना कुछ देते रहते हैं। कुछ टास्क दे देंगे आपको, ये कर लो वो कर लो, ये पेपर लिख लो, ये वाला बुक का चैप्टर लिख लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम घुमाते रहेंगे वो। तो ये दो फैक्टर हो गए। तीसरा हो गया आपका आपका इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी से करेंगे, एनआईटी से करेंगे, आईएम, तो आपको लगभग मिनिमम 5 साल लगेगा, मिनिमम है, मिनिमम 5 ईयर। बहुत ही कोई केसेस ऐसा कोई प्रोफेसर इतना अच्छा एकदम बोल सकते हैं, आप पसंद आ गया आपको, मान लो ऐसे कुछ होते हैं ना कि बच्चों को उनको प्रोफेसर को लगता है कि बच्चा अच्छा है पढ़ने में, उसको छोड़ देते हैं, वो जल्दी कर देते हैं 4 साल में या 4.5 साल में। या आपका काम बहुत अच्छा है और आप उनको कन्विंस कर पाए कि सर मेरा काम हो गया, मेरे पेपर पब्लिश हो गए हैं, तो वो जल्दी भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड। बट मान के चलिए ऑन एन एवरेज 5 साल तो लगना ही लगना है। और अगर आप आईएम में चले जाएंगे तो वो और ज़्यादा रिसर्च कराते हैं, तो वहाँ पर 5 से लेकर 7 साल तक 8 साल तक लग जाते हैं। और आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी जितनी भी है, उसमें 3 साल 4 साल में हो जाता है। स्टेट में और कम में हो जाता है। जितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी है तो हाईएस्ट इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जुगाड़ तुम्हारी जिंदगी अच्छी है तो आप 3 साल में कर लीजिए, आप 2.5 साल में कर लीजिए, है ना? बाकी जितनी इंस्टीट्यूट जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, जैसे आईआईटीएम है, यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होती है, तो उनका जो क्राइटेरिया है आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। भले ही आपका कुछ भी रहे, चाहे जुगाड़ रहे कुछ भी रहे, यू हैव टू स्पेंड 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर इन द इंस्टीट्यूट। तो ये सब फैक्टर होते हैं कि कितना टाइम लगेगा पीएचडी में। पहला तो आपका हो गया कि आपका टॉपिक क्या है, दूसरा प्रोफेसर किसके अंडर काम कर रहे हो, तीसरा आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, और चौथा है कि आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। किसी किसी का 2 साल मन लगता है, 3 साल मन करता है, फिर सोचते हैं कि यार चलो शादी कर लेते हैं फिर बाद में कर लेंगे पीएचडी। तो फिर अब होती रहेगी 6 7 साल तक। अदिति, ये किसका क्वेश्चन था? क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्लीज गाइड पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से करना है क्या? देखिए इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन होती नहीं है, अगर सच में पूछो
तो इंटरव्यू तो आपका पर्सनालिटी चेक करते हैं ना, पर्सनालिटी आप 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में बना नहीं सकते। इंटरव्यू वो ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कोई आपका 2 घंटे डिस्कशन वहाँ पर पूछेंगे क्वेश्चन। वो पूछेंगे वही बेसिक क्वेश्चन कि आपका टॉपिक क्या है, जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे ना, उसका टॉपिक क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका जो क्वेश्चन क्या है, कौन सी मेथोलॉजी यूज करेंगे आप, सैम्पलिंग मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं, कौन से आपके टूल टेक्निक्स होंगे, सैंपल कितने होंगे, कहाँ पे स्टडी करने वाले, क्यों स्टडी कर रहे हो। तो बेसिकली जो प्रपोजल आपने बनाया है उसी में से क्वेश्चन निकालेंगे वो। उनको पता है कि आप मास्टर्स करके आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा रिसर्च के बारे में, तो ऐसा नहीं कि वो आपसे पूछेंगे चलो 10 बुक्स के नाम बताइए, कोई इंटरनेशनल ऑथर के नाम बताइए, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे वो वही पूछेंगे आपका टॉपिक आपने क्यों चूज किया है, इसके पीछे कारण क्या है, आप इससे क्या आपका मतलब किस टाइप की आपकी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी, इस रिसर्च से क्या बेनिफिट होगा। ऐसे क्वेश्चन बेसिक रहते हैं, घुमाने मतलब परेशान करने के लिए बेसिकली, कि आपने जो लिखा हुआ है क्या आप उनको कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि आप जो काम करेंगे सही है, आपके हिसाब से सही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है पूछ लेंगे, कैसे बनाते हैं हाइपोथेसिस, या जो आपका ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आपने इसको, जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है उसको लेकर के आपने कितने लिटरेचर रिव्यू किया है। ROL पूछ लेते हैं वो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कौन सी बुक्स पढ़ी है पूछ लेंगे, कि बेसिकली आपने ये जो है कोई स्टैंडर्ड बुक का नाम बता दीजिए, कोई ऑथर का नाम बताइए जिसका आपने बुक पढ़ा हो, इस टॉपिक के बारे में आपने रिसर्च किया होगा, कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं। ये पूछ सकते हैं वो बेसिक बेसिक, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उस पर आपको कुछ अच्छे पेपर पब्लिश हुए होंगे, तो आपको उनको पढ़ लेना है, सो दैट कि आप बोल पाओगे सर हमने 2-3 पेपर पढ़े हैं, ये बुक पढ़ी है। भले ही आप एक बताओ लेकिन सही बताओ, ऐसा नहीं कि 5 बुक का नाम बता दिए और उन्होंने पूछा कि चलो बता दीजिए इस बुक के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो एक बुक पढ़ लीजिए, 2 बुक पढ़ लीजिए, 4-5 पेपर पढ़ लीजिए, इतना सफिशियंट होता है PhD एडमिशन के लिए। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, और कभी कभी तो ज़्यादा कुछ पूछते ही नहीं है, अगर किसी किसी का लक अच्छा होता है पूछ लेते हैं कि अपने बारे में बताइए, मास्टर्स कहाँ से किया, कौन सा डिसर्टेशन आपने किया, टॉपिक क्या था आपका मास्टर्स में, कौन थे सब्जेक्ट थे, ये सब पूछ लेते हैं, और अगर उनको लेना हो तो ले लेते हैं। ठीक है, तो लक सबका अलग अलग होता है, किसी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ये है। जैसे मैंने जब दिया था इंटरव्यू नेट का, सॉरी इसका, NIT में PhD के लिए, तो उसमें 5 लोग थे पैनल के अंदर। एक तो मेरे प्रोफेसर थे जिन्होंने मतलब उन्होंने ले लिया था मुझे, उनके अंडर में PhD कर रहा था, उसके बाकी लोग थे, उसमें एक इंग्लिश के थे। तो वो अलग क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा, कोई साइकोलॉजी वाला होगा तो वो अपना साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई सोशोलॉजी वाला होगा सोशोलॉजी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप साइकोलॉजी का आंसर दे पाओ, बट वो चेक करते हैं कि बेसिकली आप कितना क्या बोल रहे हो, कितना बोल पा रहे हो, क्या आप चीज़ों को आर्टिकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो अपने हिसाब से। ठीक है, और बाकी जिस प्रोफेसर के अंडर अंडर आप जाओगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बढ़िया से डिटेल में, आप उसको आंसर देना बस। ठीक है, तो शुरुआत में अगर मान लीजिए आप 2 प्रोफेसर ने आपसे क्वेश्चन पूछे आप नहीं बता पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपके फील्ड के ना हो वो, क्योंकि वो तो पैनल में बैठेंगे ना, पैनल में सब लोग बैठते हैं सभी सब्जेक्ट वाले, तो वो कुछ भी पूछेंगे फिर आपसे, तो आप उनको छोड़ सकते हैं कि आप बोल देना कि नहीं आता सर ये बस। सर PhD में कितना खर्चा आ सकता है। देखिए खर्चा तो डिपेंड करेगा कि खर्चा आ भी सकता है कि आपको बेनिफिट भी हो सकता है, अगर आपका GRF है तो खर्चा नहीं आएगा, फिर तो पैसा बचा लेंगे बहुत सारा। 37 आपका 2 साल तक, ×12 × 2 ईयर, फिर बाकी 42 + ×3, 12×36। हाँ ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो रहा है, उसमें जो आएगा उसका कॉलेज ट्यूशन फी हटा दीजिए, बस बचा हुआ पैसा आपका ही है। GRF रहेगा तो आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, उतना खर्चा होता ही है, बहुत सारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सेंट यूनिवर्सिटी से करेंगे तो पैसा ज़्यादा बचेगा, अगर आप किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से करेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर फीस ज़्यादा लगती है, IIT NIT के अंदर सेमेस्टर वाइज फीस लगती है 50,000 के आसपास, 1 लाख रुपए चला जाएगा एक साल में। तो ये नुकसान है, नुकसान नहीं लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, वो बाकी फैसिलिटी अच्छी मिलती हैं। अ, तो ये कुछ बेनिफिट होता है, खर्चा नहीं होगा अगर आपका नेट क्लियर है, आप जब एडमिशन होता है तो वहाँ पर अगर कॉलेज फेलोशिप देगा तो पैसा आपका बच जाएगा। रविकांत क्लियर, GRF क्लियर होने के बाद क्या PhD में एडमिशन होगा तभी फेलोशिप मिलेगा। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली ये डाउट रहता है बच्चों को कि भाई GRF तो हो गया मेरा पैसा कब मिलेगा। देखिए GRF और नेट, नेट बराबर GRF,
इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर आप जेआरएफ का यूज नहीं करेंगे तो फिर ये क्यों यूजलेस है। मतलब जेआरएफ बराबर नेट हो गया फिर वो। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है, तभी जेआरएफ का पैसा मिलेगा। नहीं तो फिर वो जेआरएफ और नेट में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको कोई अलग से पैसा नहीं मिलेगा कि आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया है तो पैसा दो हमको। कोई नहीं देगा। आपका पीएचडी में एडमिशन जिस दिन हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, और आपने अपना जो जेआरएफ का नंबर, सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो आपने सबमिट कर दिया, उस दिन से आपको जेआरएफ मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन, सॉरी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते म्यूट करिए, ऐसे डिस्टर्ब होता है क्लास। प्लीज क्लास डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है। तो मैंने कई बार बताया हुआ है कि देखो नेट जेआरएफ में कोई डिफरेंस होता नहीं है। वो केवल आपको एक फेलोशिप देता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। पीएचडी कर रहे हैं तभी, बाकी नहीं मिलेगा। बाकी आप इसका आप एक लेमिनेशन करा के रख सकते हैं, बताने के लिए कि हमारा जेआरएफ था। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं कहीं पर तो यूजलेस है। यूजलेस मतलब, सी उसके अलग तो बेनिफिट हो सकते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। जैसे एक दूसरा बेनिफिट हो सकता है कि आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको बोलेंगे कि मेरा नेट है, जेआरएफ है, तो ये है कि थोड़ा सा एक एज रहेगा कि बच्चा पढ़ने में होशियार होगा, जेआरएफ है, तो हो सकता है वो लोग इंटरव्यू में आपको ले लें। आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो आपका सर्टिफिकेट है तो उसका एक वैल्यू रहता है कि बच्चे ने जेआरएफ क्लियर किया है, मेहनती होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, तो वो बाकी चीज़ों में बेनिफिट मिल जाता है। कितना खर्चा, खर्चा मैंने बता दिया है। अगर आप जेआरएफ जेआरएफ है आपका, कॉलेज फेलोशिप दे रहा है, तो पैसा आपको मिलेगा, मतलब आप सेव कर सकते हैं। और अगर आप अपने सेल्फ फंडेड करेंगे तो खर्चा रहेगा। फिर आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो फीस कम लगती है, बाकी अगर आप किसी कॉलेज से करेंगे तो फीस ज़्यादा लगेगा, तो हैवी खर्चा आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोशिश करिए कि पीएचडी अपने जेब से ना करें, नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, पैसा भी लगेगा, 4-5 साल जाएंगे, और आई थिंक वो ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। या तो आपको कि पीएचडी करना ही करना है तो कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, कम पैसा लगेगा, पीएचडी हो जाएगी। ओनली पीएचडी क्वालिफाइड का खर्चा कितना होगा? देखो वो एक ही है, बात एक ही है, पीएचडी क्वालिफाइड हो। मैंने पहले बताया कि कॉलेज अगर आपको पैसा देगा तो आपका पैसा बच जाएगा, क्योंकि हर महीने तो आप 35,000 तो खर्च करेंगे नहीं। मतलब कॉलेज काम के लिए अपनी फैमिली खर्च कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए आपकी जिम्मेदारी होगी बहुत सारी। बट हाँ, कॉलेज के लिए आपको उसमें से थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ेगा, बाकी बचेगा। अगर आपको कॉलेज नहीं देता है फेलोशिप, या आपको कोई एक्सटर्नल फेलोशिप नहीं है, तो आपको ही पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। यस, हेलो। यस, यस, प्लीज। सर जेआरएफ जो होती है फेलोशिप, उसके बाद भी कॉलेज वाले देते हैं स्कॉलरशिप की, एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है? नहीं, एक बार में एक ही फंड आप ले सकते हैं गवर्नमेंट का। उनका रूल होता है कि भाई, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे जेआरएफ, किसी का जेआरएफ है और बहुत सारी जैसे कि कोई अगर ओबीसी या एससी एसटी किसी कैटेगरी में है, तो और भी कई प्रकार की जो है फेलोशिप गवर्नमेंट देता है। तो मान लीजिए आपने उसमें अप्लाई कर दिया और आपका वहां पर हो गया है, तो आपका जेआरएफ भी चल रहा है, आपको ये भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक, या तो कॉलेज वाला आप ले सकते हैं फंड, या जेआरएफ ले सकते हैं, या फिर अदर एजेंसी कोई आपको फंड कर रही है तो उससे ले सकते हैं। तीनों में से आपको एक ही मिलेगा। आप दो अप्लाई करेंगे, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया तो पकड़े जाएंगे, पहले तो पकड़ते नहीं थे। पहले तो क्या था कि आपका हार्ड कॉपी भेजना पड़ता था आपको पूरा, तो डिफिकल्टी नहीं थी, कुछ लोग कर लेते थे कि दो दो फेलोशिप ले लेते थे। अभी तो कनेक्टेड हो गया सब कुछ। तो जेआरएफ आपका मिलेगा तो कॉलेज वाला नहीं देंगे, कॉलेज वाले लोगे तो फिर जेआरएफ नहीं मिलेगा। सीधा सीधा फंडा है। ओके सर। और सर मुझे जेएनयू में अप्लाई करना है, जेएनयू में या फिर टीआईएसएस में? हाँ, ठीक तो है, आप अब उसका, जेआरएफ के बाद ही करना है? हाँ जेआरएफ हो जाएगा तो देखिए, जेआरएफ होने का बेनिफिट ये है कि अब जेआरएफ जैसे होगा ना तो एक रहता है कि स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, तो वो लोग थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकली हाँ। प्रोफेसर के अंदर रहता है ना कि ये पढ़ेगा, इसका फेलोशिप मिलेगा इसको, तो ये फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा 4-5 साल तक। और दूसरा है कि जेआरएफ में मेहनत किया होगा तभी टॉप 60-70 में आया है, तो पढ़ने में अच्छा होगा तो वो लोग ले लेते हैं। राइट सर, जेएनयू एंड हाँ, टीआईएसएस। यस, यस, हाँ, अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए जहाँ भी अप्लाई करना है, जहाँ भी आप सोच रहे हैं कि ये मुझे एडमिशन लेना है,
प्लीज स्टार्ट लुकिंग एट द वेबसाइट। वेबसाइट ओपन करिए, उसकी जो प्रोफाइल है चेक करिए, प्रोफेसर की प्रोफाइल चेक करिए, उसका जो डिपार्टमेंटल वेबसाइट होगा या पोर्टल होगा उसको ओपन करिए। ये सब काम आपको ही करने पड़ेंगे। मास्टर्स में क्या होता है कि सिंपल है कि आपको कॉलेज में आपको मास्टर्स करना है, आपने अप्लाई कर दिया, एडमिशन हो गया। पीएचडी में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आप खुद ही आपको देखना पड़ेगा वेबसाइट का एडिशन हो रहा है, कौन प्रोफेसर का क्या टॉपिक है, किस पे स्टडी कर, बाकी बच्चे क्या स्टडी कर रहे हैं उसके अंडर जितने हैं, उनका एरिया क्या है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। आपकी रिसर्च अभी से स्टार्ट हो जाएगी। पीएचडी करेंगे तब तो करेंगे करेंगे, आपको अगर एडमिशन भी लेना है तब भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा है। कमल, सर दिसंबर वाला एग्जाम जनवरी में जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। फॉर्म निकलेगा उसके बाद फिर एग्जाम एग्जाम की डेट आएगी तो टाइम लगेगा। तो मे भी चांसेस हैं कि जनवरी में जाएगा। क्लियर है सभी को? सर पीएचडी एडमिशन के लिए हमें खुद ही रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल का आइडिया नहीं है। देखिए प्रपोजल तो खुद ही बनाना पड़ेगा, आइडिया ज़्यादा कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए आपने जो मास्टर्स में डिसर्टेशन किया होगा ना, जिसको आप डिसर्टेशन बोलते हैं या सिनॉप्सिस जो भी बोलते होंगे, उसी से बना लेना प्रपोजल, उसमें क्या है। वही बना लेना, बोल देना कि सर मैं इसी पे स्टडी करना चाहती हूँ, फर्दर आगे क्या चाहता हूँ। आ, आगे वो लोग फिर इनसाइड आपको देंगे, फर्दर वो लोग चेंजेस करा देंगे उसमें कुछ। तो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ये काम करना है कि जो डिसर्टेशन है उसमें से निकाल लीजिए, जो रिसर्च क्वेश्चन उसमें होंगे होंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी होंगे, हाइपोथेसिस आपने बनाया होगा, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो नहीं बनाया होगा। इसके अलावा जो मेट्रोलॉजी उसमें आपने डाली होगी डिसर्टेशन के अंदर मास्टर्स में, वही सब चीज़ें उसमें से कॉपी करके छोटा कर लीजिए, समराइज कर लीजिए, और लगभग 1000 2000 पेज का 3000 पेज का बना लीजिए प्रपोजल। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि अब आपको कोई टॉपिक पसंद आ गया, कि आपको लग रहा है कि ये वाला टॉपिक हमको फर्दर स्टडी करनी है, रिसर्च करना है, तो उस टॉपिक को लेकर के आप गूगल पे डालिए। एक आपका गूगल स्कॉलर हो गया, इस पे डाल दीजिए टॉपिक का नाम, और उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल है कोई भी, कोई पब्लिकेशन नया वाला, कोई बुक्स है, तो उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे उनको पढ़िए, उनमें क्या स्टडी हुआ है, क्या फर्दर उन्होंने क्या उसमें ऐड किया है, फाइंडिंग्स क्या निकल के आई हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं उनके, कैसे उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लिटरेचर क्या क्या उसमें ऐड किया गया वो आप पढ़िए। क्रॉस रेफरेंसिंग जो होती है उसको देखिए, पीछे लास्ट में रहता है रेफरेंस वगैरह बहुत सारा, उसमें जो आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए। तो उससे आपको आइडिया डेवलप होगा, उससे आप फिर आप धीरे धीरे करके आप प्रपोजल बना पाएंगे। सर 2 3 एग्जाम्पल दे दो। प्रपोजल के एग्जाम्पल कैसे दे देंगे, प्रपोजल सबका अलग होता है ना। आपका टॉपिक क्या है, आपको उसके अनुसार बनाएंगे प्रपोजल। मैं दिखा सकता हूँ कि प्रपोजल कैसा होता है, ये चीज़ है। अगर आपको देखना है तो मैं कोई अगर मेरे पास रखा होगा तो मैं उसको ओपन करके दिखा दूंगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे आप किसी किसी में बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। देखो प्रपोजल के अंदर एक तो आप एब्स्ट्रैक्ट बना लेना। इसका मतलब होता है कि 150 से लेकर 200 वर्ड्स में, मतलब जैसे एक पेज है ना, पेज के अंदर लगभग इतना इतने हिस्सा में आपका समरी टाइप का। हाँ स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये हो गया। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन, लगभग 1000 वर्ड्स का, 1000 या 700, मतलब ये डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप मुझे 5000 वर्ड का प्रपोजल बना के दीजिए, तो आपको उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये मैंने ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे स्टैंडर्ड। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने, फिर आप इसमें लिख देना आप लिटरेचर, ROL, लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें क्या होता है, 3 होता है। पहले लिखना है आपको इंटरनेशनल, फिर लिखना है आपको नेशनल। जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, अ, क्या कोई एग्जांपल लीजिए पॉवर्टी को लेकर के। ठीक है, कहाँ, बिहार के अंदर कर रहे हैं, तो पहले आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पॉवर्टी को लेकर के क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या स्टडी हुआ है, किस टाइप का स्टडी हुआ है, उन्होंने कौन कौन से इंडिकेटर लिए हैं पॉवर्टी को असेस करने के लिए, ओके, कौन कौन सी मैथोलॉजी यूज की है। तो वो सडनली आपको पेपर पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा। दुनिया भर में बहुत सारी कंट्री, जैसे अब पॉवर्टी कहाँ कहाँ पर, जहाँ जो डेवलपिंग कंट्री है,
अफ्रीका अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री है, आपने इस एरिया में है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है इस तरफ। तो ये बहुत सारी कंट्री के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री, वहाँ पर स्टडी हुआ होगा पॉवर्टी को लेकर के। तो आपको उनको कोट करना है यहाँ पर, साइड कर देना बहुत सारा, मतलब लगभग एक पेज में। नेशनल लिटरेचर आपका एक पेज में आ जाएगा। और उसके नीचे आप स्टेट लेवल का डाल देंगे। जैसे कि आप, चूंकि आप स्टडी का बिहार में करना है, तो आपको दिखा देना कि बिहार के अंदर पॉवर्टी को लेकर के इस डिस्ट्रिक्ट में स्टडी हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर हुआ है, इस टाइप का स्टडी हुआ है, उन्होंने पॉवर्टी को लेकर के किसानों पर स्टडी किया है या महिलाओं पर स्टडी किया। तो अब चूंकि बहुत सारे डायमेंशन है पॉवर्टी की, एक चीज नहीं है ना, तो किस हिसाब से क्या स्टडी हुआ आपको डाल देना है यहाँ पे स्टडी वाले में। और लास्ट में डाल देना कि आप जो स्टडी करने वाले हैं क्यों करने वाले हैं, क्योंकि वो उस डायमेंशन को लेकर के पॉवर्टी में स्टडी नहीं हुआ है, या वो वाला उन्होंने वो वाले इंडिकेटर यूज नहीं किए जो आप यूज करने वाले हैं। मतलब आपका जो स्पेसिफिक चीज होगा वो लास्ट में डालना है। ये हो गया आपका लिटरेचर ऑफ रिव्यू। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ से जो आपके रिसर्च क्वेश्चन हो गए। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो भी दो तीन चार पाँच, लगभग दो से लेकर चार ही रखना, ज़्यादा मत रखना, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो फिर मतलब लेंदी आपका फिर थीसिस बढ़ जाएगा ना। हर एक क्वेश्चन को आप फिर पूरा टाइम लगता है, मतलब जैसे कम से कम क्वेश्चन दो तो नहीं होते, लेकिन तीन तो कम से कम रख लेना, तीन से लेकर चार। ये आपका प्रपोजल के लिए बोल रहा हूँ, ये थीसिस के लिए जब बनेगा तो बनेगा। ये आपका शुरुआत के लिए है, पीएचडी एडमिशन के लिए तीन चार रखना, सो दैट कि आप बोल भी पाओ। अब पाँच छः आप रख लोगे क्वेश्चन, तो पता चला कि आप भूल ही गए, क्वेश्चन ही आपको याद नहीं है, उसने पूछा कि बताइए आपके क्या क्या क्वेश्चन है प्रपोजल के, तो आप ज्यादा रख लोगे तो भूल जाओगे। इससे बेटर है कि तीन या चार रखो बस। ठीक है, तो आपको रिसर्च क्वेश्चन ऐड कर लेना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐड कर लेना है। और हाइपोथेसिस जनरली ऐड कर सकते हो, बट जैसे कि आपकी अगर डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो आपको हाइपोथेसिस की जरूरत होती नहीं है ना। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका स्टडी है। जैसे मैं कर रहा हूँ जो स्टडी, उसमें नहीं है, जरूरत नहीं है हमको उसका। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपका आगे आगे आ जाएगा अ, फिर क्या आता है, मैथोलॉजी, थियो सॉरी थियोरटिकल फ्रेमवर्क। थियोरटिकल फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जो थ्योरी आप यूज करने वाले हैं, जैसे पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को लेकर के बहुत सारी थ्योरी होंगी जिसके माध्यम से वो लोग पॉवर्टी को असेस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे कोई भी आप, हम लोग अभी सोशल में पढ़ रहे होते हैं, इतनी सारी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अब कार्ल मार्क्स है तो उनकी जो थ्योरी है उसको हम यूज करते हैं मल्टीपल चीज़ों को समझने के लिए, है ना। इसी प्रकार से जो बिहेवियरल थ्योरी है, बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग बिहेवियरल थ्योरी पढ़ते हैं, इसलिए पॉवर्टी को लेकर के बहुत सारी स्टडी हुआ होगा। ठीक है, तो जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि क्या थ्योरी है। जैसे मान लो मैं अपना बता देता हूँ, मैं स्मार्ट सिटी पे स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं यूज कर रहा हूँ एक एंटी थ्योरी है, एक स्कॉट थ्योरी है। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरी आप पढ़ेंगे पेपर में पब्लिक बहुत सारे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी थ्योरी है। तो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी होगी उसको आप उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो जाएगा आपका। उसके बाद आप मैथोलॉजी डाल देना उसमें। मैथोलॉजी में आपका हो गया कि पहले तो ये डाल देना कौन सी स्टडी आपकी क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। और सैंपल साइज, सैंपल वगैरह डालना कि कितना यूनिट होगा, लोकेशन क्या है, कहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सैम्पलिंग हो गया। और यही सब चीज़ें, जो एक दो और कुछ हो सकता है, क्या होगा, सैम्पलिंग हो गया, लोकेशन आप डाल दी, जोग्राफिकल कहाँ पर स्टडी करेंगे, कितने सैंपल होंगे। सैंपल को थोड़ा और छोटा और कम कर सकते हैं कि मेल फीमेल कितने लेने वाले हैं, किस एरिया में आप स्टडी करेंगे, कौन सी सैंपलिंग होगी। ओके, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हो गया है। हाँ हाँ, इसमें एक चीज़ और आ जाते हैं सैंपल के अंदर, जो आपके रेस्पोंडेंट होंगे किस प्रकार के होंगे, किस एज ग्रुप के होंगे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग हैं, अडल्ट हैं, जो भी है वो आप डाल सकते हैं। तो ये आपका मैथोलॉजी का पार्ट हो गया। ठीक है, बस उसके बाद कुछ नहीं। अब चूंकि आपने रिसर्च किया नहीं है तो रिजल्ट आपके पास है नहीं, तो मैथोलॉजी के बाद डायरेक्टली ऐसे आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं, या उसको छोड़ भी सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम डाल सकते हैं। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपका ये प्रपोजल है, मतलब आप प्रपोज कर रहे हैं समथिंग विच इज गोइंग टू बी स्टडी फर्दर, आप स्टडी करेंगे, ये प्रपोज वर्क है। तो लास्ट में आपका बिब्लियोग्राफी, जो रेफरेंस होंगे उनको डाल देना आप, कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू के लिए पढ़ा होगा ना, जैसे मान लीजिए आपने इस पार्ट के लिए जितना आपने पढ़ा होगा, जो बुक्स पढ़ी होगी, जो आर्टिकल पढ़े होंगे, जो पेपर पढ़े होंगे, उनका आप रेफरेंसिंग की जाती है। तो रेफरेंसिंग करके एपीए स्टाइल में या एमएलए में जो मांगेंगे। अब इसमें भी ये देखना होता है कि जो जैसे किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं ना, उन्होंने बोला हुआ कि प्रपोजल बनाइए 5,000 वर्ड्स में,
और जो रेफरेंसिंग होने चाहिए वो आपकी एमएलए या एपीएम होने चाहिए, उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। 5,000 बोलेंगे तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, सो दैट कि आपके नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो फिक्स हो जाए। समझ में आया थोड़ा थोड़ा स्टेप क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये थोड़ा आपका, चलो ये तो मैं अभी ऐसे बता दिया हूँ। एक आध दिन क्लास में ना मैं पूरा प्रॉपर एक सैंपल जो प्रपोजल होगा मेरे पास रखा होगा, अभी तो देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैं प्रपोजल उसको ओपन करके आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे बनाना भी है ना, कैसे साइड करना है प्रपोजल के अंदर। जैसे कि आपने कोई लाइन लिखी है, तो आप लाइन ऐसी नहीं लिख सकते हवा में, आपको उसको साइड करना पड़ेगा कि ये चीज़ किसने बोली, या अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको साइड करना पड़ेगा। तो साइड कैसे करते हैं, कैसे इंटेक्स साइटेशन किया जाता है, उसको भी हम थोड़ा दिखा देंगे आपको किसी प्रपोजल के अंदर, सो दैट की थोड़ा क्लियरिटी आपको डेवलप होगी। और कैसे इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल का रिलेटेड डालना होता है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर कुछ। सर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या आएगा, एक बार बता दीजिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में सिंपल है कि आपने जो थ्योरी यूज करने वाले हैं वो थ्योरी डाल दीजिए। जैसे उसका डायग्राम वगैरह होगा, उसको डायग्राम ऐड कर दीजिए आप अपने कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, जैसे किसी ने थ्योरी दी है तो थ्योरी आप लिखेंगे, दो दो चार पांच लाइन लिख देंगे। अब उसको थ्योरी को अप्लाई भी करना है ना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आप थ्योरी यूज करने वाले हैं, तो अप्लाई कैसे करोगे अपने कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसे कि आप बिहार के अंदर, आप किसी ब्लॉक के अंदर पॉवर्टी कोशिश कर रहे हैं, जैसे वाली किसी एरिया में फार्मर सुसाइड के केसेस हैं, ठीक है, बुंदेलखंड के अंदर, तो वहां पर आप स्टडी कर रहे हैं कोई थ्योरी यूज करके, तो थ्योरी में आप पहले बताएंगे ये थ्योरी किस प्रकार से काम करती है, इस पे क्या क्या स्टडी हुआ है, 10 लोगों ने क्या क्या बोला है, या 10 लोगों के द्वारा इस थ्योरी को यूज करके क्या क्या फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, उनके क्या क्या आउटकम आए हैं। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे कि इस थ्योरी को हम ऐसे यूज करने वाले हैं अपने इस स्टडी के अंदर। तो वो आपको दिखा, कनेक्ट करना पड़ेगा उसको, है ना। ऐसे शायद नहीं समझ में आएगा आपको। आप एक दो पेपर डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी रिसर्च आर्टिकल, उसमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होगा ही होगा, सभी में होता है ना। अगर आपकी स्टडी इसी प्रकार की है जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो उसमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन्होंने यूज कैसे किया है। समझ में आ रहा है आरती? और बाकी मैं लाइव क्लास में बता दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो ऐसे तो वो सुन के तो आपको शायद उतना क्लैरिटी ना डेवलप हो, लेकिन मैं एक प्रपोजल आपको डाउनलोड करके उसको ओपन करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, बाकी ये प्रपोजल हम लोग एक आध दिन बैठ के बनाएंगे, बैठ के क्लास में, लाइव क्लास में, तो मैं अभी अच्छे से बता पाऊंगा। सर दिसंबर एग्जाम क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए दिसंबर के लिए अभी फिलहाल अब स्टडी डिपेंड करती है कि आपकी तैयारी कितनी किस लेवल की है। जो लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनको टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी समय स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर ज़्यादा समय है नहीं हमने हमारे पास। अक्टूबर चल रहा है, आधा अक्टूबर निकल भी गया है, तो नवंबर है पूरा हमारे पास। 15 दिन ये है, और दिसंबर में मान लीजिए, चलिए 10 दिन मान के चलो, मिनिमम 15 दिन मान लो, तो 2 महीने हैं आपके पास। अब 60 डे में आप कैसे तैयारी करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं। अगर जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है, जिन लोगों के कुछ मार्क्स से कम रह गए, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, तो उनकी तैयारी जो चल रही थी वैसी चलनी चाहिए। एक चीज ऐड कर देना है कि आपको पेपर को एनालिसिस करना है, जो गलतियां आपने की हैं उन्हीं पे फोकस करना है पहले। वो टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से, वो चैप्टर पढ़ लीजिए, और आपकी रिवीजन कंटिन्यू रहना चाहिए। रिवाइज करते रहिए लगातार, थ्योरी और प्रैक्टिस। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तैयारी मोड में है, या जिनके थोड़े बहुत मार्क्स कम रह गए हैं, 2 4 5 मार्क्स कम है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। दूसरा है कि जिन लोगों की तैयारी अभी 50% ही हुई है, तो वो लोग बाकी का सिलेबस कवर करिए। अभी टाइम ज़्यादा है, कम से कम 5 से 8 घंटा पढ़िए डेली। 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे पेपर 1 को, 3 4 घंटे दीजिए पेपर 2 को, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टाइम मेरे पास अभी, हम लोगों के पास कम है, 2 ही महीने बचे हैं। ओके, तो आपका अगर 50% सिलेबस हो चुका है तो बाकी समय दीजिए सिलेबस कवर करने में, साथ साथ मॉक टेस्ट दीजिए यूनिट वाइज। जितने यूनिट वाइज आपके पीवाईक्यू है उनको लगाइए। पीवाईक्यू एग्जाम में आते हैं, ऐसा मत करना कि अभी नया पैटर्न चेंज हो गया, पीवाईक्यू आता नहीं। पीवाईक्यू डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, मैं एनालिसिस करता हूँ, क्वेश्चन पीवाईक्यू ही आ रहे हैं, बस वो लेंदी कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहे हैं,
क्वेश्चन कहीं नए नहीं बन रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कुछ नए हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है। अगर आपने देखा होगा अच्छे से क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको पता होगा कितने सारे पीवाईक्यू है एग्जाम एग्जाम के अंदर इस वाले में। जो पहले हुआ था, जो आपका कैंसिल हो गया था, उसमें कितने सारे पीवाईक्यू हैं। तो कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू, कम से कम इतना आपको अच्छे से लगाना है। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सेम टू सेम, तो आपको क्वेश्चन टिक कर देना आंसर तुरंत। ठीक है। और 2 बार 3 बार लगा लीजिए। 2 बार 3 बार मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर एक पेपर के 100 100 क्वेश्चन बार बार लगाने हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने अ, दिसंबर का क्वेश्चन लगाया, दिसंबर 2023 का, इस पहले 100 लगा लिए, तो इसमें आपके मान लीजिए 30 गलत हो गए, 30 रॉन्ग हो गए। दूसरी बार जब लगाएंगे आप सेकंड अटेम्प्ट में, 30 पे सॉल्व करेंगे, 30 में से 15 आपके सही हो जाएंगे, फिर 15 बचेंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये हो गया। हर बार 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि पहले आपको 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, फिर आपको आध घंटा लगेगा, फिर आपको 20 मिनट लगेंगे। तो टाइम भी बचता जाएगा, और आपका जो है प्रैक्टिस भी होता जाएगा, 2 3 बार हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं और सेम फॉलो करना है थ्योरी के अंदर। अब बार बार आपको हर एक, जैसे हर एक यूनिट के अंदर 7 चैप्टर है, तो हर बार 7 चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं ना। एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ गया कि 3 चैप्टर इजी है, बाकी 4 चैप्टर पे फोकस करना है, फिर 4 पे पढ़िए। उनमें से कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे, उनको छोड़ दीजिए, फिर बाकी को पढ़िए। ऐसे करना है। पीवाईक्यू मैंने बताया ना, 3 5 साल के। सर दिसंबर के एग्जाम का क्या स्ट्रेटजी है? और सिक्वेंस वाले बहुत आ रहे हैं। अभी तो देखो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है ना, क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है। अभी लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या है, स्टेटमेंट बहुत सारे दे रहे हैं, वो 4 5 दे रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सब कुछ है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। और प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी तो जो सिली मिस्टेक होती है ना, छोटी छोटी मिस्टेक, वो आपकी नहीं होगी। और जो आपका 1 2 नंबर से रह जाता है कभी, यही उसका कारण यही है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, हम सही क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो वही हमको अफेक्ट करता है। इसलिए प्रैक्टिस जितना आप कर पाए, कम से कम 5 सालों की पीवाई को सॉल्व करिए, यूनिट वाइज पीवाई को सॉल्व करिए, उससे आपको आइडिया लगेगा इमीडिएट का। जैसे आपने आज ही पढ़ा है, तो आज का ही देखिए कि आप पिछले 2 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से अंदर, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको सॉल्व कर लीजिए यूनिट वाइज पीवाई क्यू। इसलिए हमेशा मैं क्लास के अंदर यूनिट वाइज पीवाई क्यू करवाता हूँ। ईयर वाइज भी करना है आपको, कुछ एमसीक्यू लगा लीजिए, इनको सॉल्व करिए, इनमें गलतियां देखिए क्या गलतियां कर रहे हैं, फिर वो देखिए कि वो गलती जो है किस यूनिट से, किस टॉपिक से, फिर उस थ्योरी को रिवाइज करिए। ये आपका एक पूरा एक साइकिल, एक तैयारी, ऐसे तैयारी करने का तरीका है। ठीक है। एमसीक्यू लगाएंगे आप, पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है। इसको आप एनालिसिस करेंगे, इसके बाद इससे जो रिलेटेड थ्योरी है उसको रिवाइज करेंगे, फिर आप दोबारा एमसीक्यू लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे। तो ये आपको सर्किल को, साइकिल को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वैन दिसंबर क्रैश कोर्स विल स्टार्ट। अभी 5 6 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा। फातिमा, पीवाईक्यू कितने साल के लगा दें अदिति? 5 साल के लगाइए, मिनिमम 5 5 ईयर के। आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 7 साल के लगा लीजिए। आप 2019 से लगा लीजिए, सिंपल 2019 से लेके जून 2019 से लेके अभी तक का, जून 2024 तक के। ठीक है, ये पीवाईक्यू लगा लीजिए। क्लियर। पेपर 1 का तैयारी कैसे करें सर? इसके लिए भी क्लास लेना चाहिए था। चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, देखो ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कि उसको क्लास लेना है कि खुद पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे खुद पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है तैयारी उनको करना पड़ता है, कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि समय कम है या आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको टाइम बच जाएगा आपका। जो में आप जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारे नोट्स खुद बनाएंगे, अगर आप कहीं ज्वाइन करेंगे क्लास तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा, प्रॉपर सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 कविता मैम पढ़ाती हैं, अगर आप उनकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? रविकांत।
फी कितना है? फी आई थिंक पेपर उनका कितना है, 2000 होगा समथिंग। अभी वैसे दिसंबर के लिए तो कम होगा फीस, आई थिंक 1500 के आसपास होगा, क्योंकि एग्जाम तो पास में है। ये फीस तो आपका 6 मंथ का है। क्रैश कोर्स का जो फीस होगा वही अभी क्रैश कोर्स का फीस चल रहा होगा हर जगह। सर योर सोशल वर्क के साथ बियर बुक्स इज इट अवेलेबल नाउ? फातिमा, देखो बुक्स को लेकर के मैं कई बार बता चुका हूँ। और मैंने कोशिश किया है कि बुक में कंपाइल करके उसका पब्लिकेशन करा दूँ। और मैं विजिट भी किया था एक कंपनी को, वो लोग बुक पब्लिश करते हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने बुक को पढ़ा, फिर मुझे उसमें ना, मुझे लगा कि कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है उसमें। कुछ आंसर जो है एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, या उनको थोड़ा सा लेंदी करना है, किसी को शॉर्ट शॉर्ट करना है, तो मैं उसको अभी एडिट कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी अभी आ पाएगा कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे उससे। इसलिए मैं बताया नहीं कि कब तक आएगा। लेकिन हाँ, चूंकि कंपाइलेशन चल रहा है तो पब्लिश तो होगा बुक, लेकिन अब आई डोंट नो कितना टाइम लग सकता है। हो सकता है, कोशिश करूंगा मैं इस नेक्स्ट मंथ तक आ जाए। क्योंकि अगर मैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए बुक पब्लिश कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, और उसमें गलतियां निकली बहुत सारी, तो फिर क्या ही फायदा। आप इससे बढ़िया तो अरिहंत ही है ना। उसमें गलतियां हैं ऑलरेडी, आपने बुक परचेज कर रखी है, पैसा आपने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है। अलग से आप पैसा खर्च करके बुक लेंगे, उसमें भी गलतियां निकल आए तो क्या फायदा फिर। तो वो मैं करूंगा नहीं, मैं अच्छे से चेक करके पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर आंसर चेक करके चेक करके ही बुक को पब्लिश कराऊंगा। सर पेपर टू का कोर्स खरीदना है? हाँ, आप बाई कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल मैसेज कर देना तो मैं डिटेल भेज दूंगा। मेरी पुरानी कोर्स की वैलिडिटी अक्टूबर तक है। अच्छा, तो आपको पता ही होगा फिर। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। सॉरी। और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो हम लोग क्लास एंड करते हैं। वैसे भी 2 मिनट बचे हैं इस क्लास में भी। सो नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। 2 मिनट में हम लोग डिस्कस करके फिर क्लास को एंड करते हैं। किसी का क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया? अगर हो गया तो प्लीज़ दोबारा पूछ लीजिए। जिस दिन क्लास होगा ये इसके लिए, प्रपोजल के लिए, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसी क्लास इसी टाइम पे होगा, 9 बजे। ठीक है। चलिए, और बाकी ये जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है बना करके अपडेटेड करके, ये जो है, इसको आप लोग इसका स्नैप ले सकते हैं, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसका। इससे थोड़ा आपको समझ में आएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है, कितना क्या कट ऑफ जा रहा है, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए, कितने अपेयर किए हैं, कितने रजिस्टर्ड किए थे एग्जाम के लिए। थोड़ा अपडेटेड मैंने कट ऑफ बना कर डाला है। ओके। चलिए, गुड नाइट टू ऑल, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। ओके। चलिए, गुड नाइट टू ऑल।